प्रश्न नंबर पहला आपके सामने आ चुका है। पहले प्रश्न की क्या खासियत है, देखिए। कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा मौद्रिक नीति समिति का उद्देश्य है। Which of the above is objectives of monetary policy committee? पहला, प्राइस स्टेबिलिटी। सेकंड, प्रमोशन ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एंड थर्ड, कंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट। क्या क्या कह रहे हैं, देखिए। कहते हैं कि मौद्रिक नीति से हम क्या प्राप्त करते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि इससे एक तो कीमतें कंट्रोल होती हैं। गुड मॉर्निंग प्रियंका। दूसरा, निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। बैंक ऋण का नियंत्रित विस्तार होता है। यहां पर ये कह रहे हैं ये। तो देखिए, आंसर दीजिए सब लोग पहले फटाफट। देखो बेटा, अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करूं तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या काम करती है, उसके दो मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है। पहला है कि वो प्राइस स्टेबिलिटी लाना चाहती है, यानी कि कीमत स्थिरता लाना चाहती है। और कीमत स्थिरता के लिए कई बार क्या करना पड़ेगा, आपकी जो मार्केट लिक्विडिटी है ना, बाजार की तरलता, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। बाजार की तरलता को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल। दूसरा, वो चाहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, आर्थिक समृद्धि मिले। और जब आर्थिक समृद्धि की अगर मैं बात करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि वो ये चाहता है कि इकोनॉमी के अंदर बेहतर इन्वेस्टमेंट बढ़े, है ना, अच्छा एम्प्लॉयमेंट आए, प्रोडक्शन बढ़े, ये सब चीजें तो चाहता है। जरा सोच कर देखिए, आंसर दीजिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बिल्कुल प्राइस को कंट्रोल करने पर काम करती है, निवेश को प्रोत्साहन देने पर भी काम करती है, एंड बैंक के ऋण को नियंत्रण में विस्तार देने का भी काम करती है। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं, 6। इसमें से 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर सरकार के होते हैं। और इन्हीं 6 मेंबर में एक आरबीआई गवर्नर होता है, जो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, पदेन अध्यक्ष है। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का प्रोविजन कहां है, गुड मॉर्निंग। तो जो हमारा आरबीआई एक्ट है 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 जेड बी में दिया गया है कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी। तो मैंने इतनी सारी बातें आपको बता दी हैं, वापस से रिकॉल कर लीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने का काम करती है। जब कभी बहुत इन्फ्लेशन हो जाएगी तो वो कोशिश करेगी कि कीमतें कंट्रोल हो जाएं। इसके लिए वो मार्केट की लिक्विडिटी को कंट्रोल करती, ठीक है, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ लाने का भी काम करती। इकोनॉमिक ग्रोथ के माध्यम से इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, ऐसी चीजों को अचीव करने का प्रयास किया जाता है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। ये जो 6 मेंबर हैं, जिसमें से 3 आरबीआई की तरफ से, 3 सरकार की तरफ से होते हैं, और इन मेंबर्स में आरबीआई का गवर्नर उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी
आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 जेड बी में आता है। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट, अब देखिए, वित्तीय तरलता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन देखिए, वित्तीय तरलता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल लिक्विडिटी। फाइनेंशियल लिक्विडिटी देखिए फटाफट, क्या कह रहे हैं? तरलता विकास की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाती है, साथ ही कीमतों को नियंत्रण में रखती है। क्या कह रहे हैं? तरलता विकास की आवश्यकताओं के बीच, यानी कि विकास की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाती है। तरलता से विकास आता जाता है, ये कह रहे हैं। और तरलता का ही इस्तेमाल करके हम कीमत कंट्रोल करते हैं, ये भी कह रहे हैं। सेकंड, मांग जमा और सावधि जमा दोनों की बैंक की देनदारियां हैं, लाइबिलिटीज हैं। बोथ डिमांड एज वेल एज टाइम डिपॉजिट आर लाइबिलिटीज ऑफ बैंक्स। थर्ड स्टेटमेंट, बैंक प्रणाली में केवल सावधि जमाएं ही तरलता बढ़ाने का स्रोत हैं। ओनली टाइम डिपॉजिट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम आर सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग लिक्विडिटी। तो आप आंसर करिए और फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं पहले, है ना। चलो जी, आंसर दिया लोगों ने, लोगों का मानना है ए सही होना चाहिए। चलिए देखिए क्या लिखा था, वित्तीय तरलता। तो यहां पर बात हो रही है लिक्विडिटी की, ठीक है। लिक्विडिटी यानी कि तरलता। आप सबको पता है, जब तरलता को बढ़ाते हैं तो बाजार के अंदर, अगर आपसे कहा जाए तरलता को बढ़ाते हैं तो बाजार के अंदर निवेश बढ़ता है ना। याद रखना, मांग बढ़ती है और इन सब के माध्यम से ग्रोथ आती है, ये सब पता है आपको, है ना। लेकिन जब तरलता को घटाते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो आप क्या देखते हैं? तब आप देखते हैं कि यहां पर निवेश भी घटता है, मांग घटती है, जिसके कारण कीमतों में कमी आती है। ठीक है, जिसके कारण कीमतों में कमी आती है। तो हम कह सकते हैं कि तरलता ग्रोथ को लाने का भी प्रयास काम कर सकती है और तरलता ही कीमतों को भी नियंत्रित करने का काम कर सकती है। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि बैंकों में दो चीजें होती हैं, एक एसेट यानी कि परिसंपत्तियां, और एक होती हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज जिसको हम कहते हैं देनदारी या देयताएं। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको पता चलेगा कि बैंक में एसेट क्या है और बैंक में लाइबिलिटीज क्या है, तो बैंक में जब बैंक का कोई भी इन्वेस्टमेंट, बैंक ने जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया हो, वो उसका एसेट होता है। बैंक ने जिस किसी को भी ऋण दिया हो, वो भी बैंक का एसेट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज जो बैंकों की खुद की होती है, उसे हम एसेट मानते हैं। लेकिन बैंक के अंदर जो जमाएं हैं, जमाएं मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम डिपॉजिट कहते हैं। डिपॉजिट एक फाइनेंशियल टर्म है, वित्तीय शब्द है। आपको ध्यान रखना है, बैंकों के अंदर जो जमाएं होती हैं, वो बैंकों की खुद की नहीं है, बल्कि इन्हें पब्लिक को इन्हें वापस भी करना है। इसीलिए बैंकों के अंदर जमाओं को हम लाइबिलिटीज कहते हैं। बैंकों में दो तरीके की जमाएं होती हैं, याद रखना। बैंकों में दो तरीके की जमाएं होती हैं। एक होती है डिमांड यानी कि मांग जमा,
और दूसरी होती है टाइम, यानी कि सावधि जमा। ठीक है, एक मांग जमा और दूसरी सावधि जमा। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है ऐसे पैसे जिन्हें आप कभी भी निकाल सकते हो, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। और टाइम डिपॉजिट का मतलब है ऐसे पैसे जिन्हें आप हमेशा नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ, इन्हें कुछ समय के लिए जमा किया जाता है, जिसे हम एफडी और आरडी कहते हैं। लेकिन ये दोनों ही डिपॉजिट बैंकों के लिए लाइबिलिटीज हैं, देनदारियां हैं। ठीक है, और बैंकें इन दोनों पैसों का यूज करके मार्केट में तरलता को बढ़ाती और घटाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए, करिए आंसर। अब सभी बच्चे आंसर दीजिए। देखिए जी क्या कह रहा है, तरलता विकास की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बना और साथ ही कीमतों पर नियंत्रण में रखने में भी मदद करती। स्टेटमेंट सही है? यस, स्टेटमेंट बिल्कुल सही। ठीक है, दूसरा, मांग जमा और सावधि जमा यानी कि टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट दोनों ही क्या है, देनदारियां हैं। ये भी ठीक है। बैंकिंग प्रणाली में केवल सावधि जमा ही तरलता बढ़ाने का स्रोत होती है। तो ये आंसर क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। ऐसा नहीं है, हम डिमांड डिपॉजिट से भी तरलता को बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट आंसर यहां पर सही हो जाएगा। इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? आई थिंक यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट करना जरूरी है क्या? हाँ जी, अगर आप नोट कर लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे, है ना? नहीं रहो, कहीं शॉर्ट नोट बनाते रहो, कोई ऐसी चीज जो लगे कि हमें नहीं पता थी लिख लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में महंगी तरलता की स्थिति के कारण क्या हो सकता है? ठीक है, महंगी तरलता की स्थिति का कारण क्या हो सकता है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी a tight liquidity condition could lead to। इनका कहना मतलब है कि महंगी तरलता क्या होता है, आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तो ऋण जो है वो महंगा हो जाएगा। ठीक है, और जब कभी भी इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो ऋण सस्ता हो जाएगा। ठीक है, ऋण सस्ता। तो जब आप महंगी ब्याज दर पर ऋण लेते हैं तो उसे हम कहते हैं महंगी तरलता, और जब आप सस्ती ब्याज दर पर ऋण लेते हैं तो इसे कहते हैं सस्ती तरलता। ठीक है, महंगी तरलता और सस्ती तरलता। चलिए, तो कह रहे हैं कि महंगा कब होगा, पैसा महंगा कब हो जाता है? तो देखिए जरा आंसर करिए। कह रहे हैं कि मुद्रा की कम लागत, यानी कि जहां पर फंड की लागत कम हो। अच्छा जी। दूसरा, रेपो दर में वृद्धि, रेपो दर में जब वृद्धि हो जाए। तीसरा, सरकारी प्रतिभूतियों की पैदावार नहीं, यहां लिखिए यील्ड, यील्ड मतलब लाभ, लाभ में वृद्धि हो जाए। तीसरा, उपभोक्ताओं के लिए ब्याज दर में वृद्धि हो, उपभोक्ताओं के लिए ब्याज दर में वृद्धि हो। आंसर करिए, देखें क्या आता है आपका आंसर। चलिए अब मैं आपको समझाऊं यहां से। ठीक है, सी आंसर दे रहे हैं लोग, यस, और लोगों का मानना है यस। ठीक है, अब जरा देख लो, मेरी बातों को यहां से समझिए। जब कभी भी, ठीक है ध्यान रखना, अगर आपको लिखा जाए कि महंगी तरलता, महंगी तरलता, तो महंगी तरलता का संबंध ब्याज दर के ज्यादा होने से। ठीक है, ब्याज दर के ज्यादा होने से।
आपको बताया होगा, जब कभी भी संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाई जाती है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाएगी, वहां पर हमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा देखने को मिलेगा और जो लिक्विडिटी है वो कैसी होगी, हमें एक्सपेंसिव यानी कि हम कह सकते हैं टाइट लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, यानी कि महंगी मिलेगी। ओके, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा। और कंज्यूमर के लिए, ग्राहक के लिए जो ऋण है वो महंगा हो जाएगा। यह भी ध्यान रखना, ग्राहक के लिए जो ऋण है वो महंगा हो जाएगा। और क्या हो सकता है, इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज हैं उन पर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिए जाएंगे। और जब कभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो उनमें मिलने वाली यील्ड यानी कि प्रॉफिट वो भी क्या होगी, लाभ बढ़ जाएगा। ठीक है, लाभ बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर कोई कह दे कि यहां पर मुद्रा की लागत जो है वो कम हो जाएगी तो गलत, मुद्रा की लागत भी बढ़ जाएगी। मुद्रा महंगी हो गई ना तो कॉस्ट ऑफ फंड भी आपको ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए, याद रखेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, हमें यहां से हमारा आंसर मिल जाएगा। क्या है आंसर, मुद्रा की लागत कम नहीं ज्यादा, है ना, कम लागत नहीं होगी, ज्यादा लागत होगी। दूसरा, रेपो दर बढ़ना है, बिल्कुल ठीक है। यील्ड क्या होगी, बिल्कुल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो यील्ड भी बढ़ेगी, ये भी ठीक है। उपभोक्ताओं के ब्याज दर में वृद्धि, ये भी ठीक है। तो 2, 3, 4 इज करेक्ट एंड सी इज करेक्ट आंसर। आप में से बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, वेल डन बच्चों, बहुत बढ़िया। ऐसे ही लगे रहिए और सही सही आंसर देते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से देखिए फटाफट। हाँ जी, दुर्लभ मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुर्लभ मतलब आपसे लोग कहते हैं आपके दर्शन दुर्लभ हो गए, है ना, तो मतलब जो आसानी से आपकी पकड़ में नहीं आए। ठीक है, क्या आप ऐसे आदमी को कभी कहते हैं दर्शन दुर्लभ हो गए जिसको आप मिलना नहीं चाहते, है ना, हम उसे ही कहते हैं दर्शन दुर्लभ हो गए जिसको हम मिलना चाहते हैं, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हार्ड करेंसी। लीजिए, यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है जिसमें सर्वोच्च विश्वास प्रदर्शित किया जाता है। कहते हैं ऐसी करेंसी, ये इंटरनेशनल करेंसी है जिसमें हाईएस्ट फेथ होता है लोगों का कि ये करेंसी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा, यह दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। ठीक है, करेंसी हैज हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी, इस मुद्रा में उच्च स्तर की तरलता होती है। देखो भाई, हार्ड लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझो, हार्ड करेंसी, किसी भी करेंसी को हम हार्ड करेंसी कह सकते अगर पूरी दुनिया उस करेंसी को एक्सेप्ट करे और आसानी से। जैसे मान लो अगर मैं कहूं किसी को मैं रुपया दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं अमेरिका जाऊं अमेरिका वाले को रुपया दूं तो वो लेने से मना कर देगा। तो हम यह क्या कह सकते हैं कि रुपयों में केवल भारतीयों का फेथ है, अमेरिकियों का फेथ नहीं। लेकिन इसकी जगह अगर डॉलर, अमेरिका जाऊंगा तो डॉलर दूंगा, ले लेंगे, लेकिन डॉलर अमेरिका में तो ले लेंगे, भारत में भी किसी को दे दूंगा तो वो भी ले लेगा, क्योंकि उसे आसान है, उसे पता है
कि डॉलर से रुपया बदलना बहुत आसान है, हाँ या ना? तो इसका मतलब डॉलर इसलिए लोग ले लेंगे क्योंकि लोग डॉलर में बहुत भरोसा करते हैं। बोलिए यस या नो? और डॉलर दुनिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। इसका उदाहरण ले सकते हैं कि पूरी दुनिया का जो व्यापार है अंतरराष्ट्रीय, उसमें 85% से अधिक व्यापार डॉलर में ही होता है। बोलो, तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि हार्ड करेंसी कोई करेंसी नहीं है। हार्ड करेंसी हम किसी भी करेंसी को बना देंगे अगर उसमें ये सारे फीचर आ जाए। जैसे मैं कह दूं कि येन, अगर मैं येन जापान की मुद्रा है, अब पूरी दुनिया में येन ऐसी मुद्रा हो जाए जिसको सब लोग स्वीकार करना शुरू कर दे, ऐसी मुद्रा हो जाए जो खूब स्ट्रांग हो, ऐसी मुद्रा हो जाए जो आसानी से किसी भी मुद्रा में बदल जाए और हर कंट्री के लोग उसके पीछे दौड़े, तो येन बन जाएगा हार्ड करेंसी। लेकिन येन की किस्मत ऐसी कह रही है, येन की किस्मत तो होटी किस्मत है। हाँ, लेकिन ये है सभी मुद्राओं में डॉलर की ऐसी किस्मत है, क्या बोलते हैं, डॉलर को हर कोई स्वीकार कर लेगा। बोलिए, डॉलर को हर कोई स्वीकार कर लेगा। बोलो जी, कर लेगा कि नहीं कर लेगा? यस। तो जो डॉलर को स्वीकार कर लेगा तो डॉलर है गई ना यहाँ पे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि बहुत आसान है लोगों के लिए एक्सेप्ट करना। इंटरनेशनल करेंसी भी है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड भी उसी से होता है। अब उसी की जगह मैं भारतीय रुपया रखता तो भारतीय रुपयों का इंटरनेशनल करेंसी तो नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो ट्रेड होता है उसमें लगभग 1.5% ही तो ट्रेड होता है भारतीय रुपया। तो लोग पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे रिजेक्ट कर देंगे, उसका हमें कुछ आइडिया नहीं। तो जब ये क्लियरिटी नहीं होगी तो फिर दिक्कत होगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इज करेक्ट आंसर, ऑल आर करेक्ट। ध्यान रखना, हार्ड का मतलब है जो आसानी से आपके पकड़ में नहीं आता लेकिन उसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है, उसे हम मानते हैं हार्ड करेंसी। ठीक है, तो क्या भारतीय रुपया भी कभी हार्ड करेंसी बन सकता है? हाँ, बन सकता है, जब इसका पूरी दुनिया में परचम लहराए, है ना, तो उससे हम हार्ड करेंसी बना सकते हैं। अब देखो, जिसे लिखा सॉफ्ट करेंसी, उसी उसी का उल्टा कर दीजिए, है कि नहीं? उसी का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए, तो हार्ड करेंसी क्या थी तो सॉफ्ट करेंसी। देखिए, एक ऐसी मुद्रा जो किसी भी अर्थव्यवस्था में आसानी, किसी अर्थव्यवस्था के विदेशी मुद्रा बाजार में आसानी से उपलब्ध हो। जो चीज आसानी से उपलब्ध होती है इसकी मतलब मांग नहीं होती, है ना। लोग उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर मैं कहूं बांग्लादेश का पैसा, है ना, मालदीव के पैसे, पाकिस्तान के रुपया या भारत का रुपया, ये खूब अवेलेबल है लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा, है ना, तो वो चीज। दूसरा, डॉलर इज अ सॉफ्ट करेंसी इन द इंडियन फॉरेक्स मार्केट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारतीय विदेशी बाजार में डॉलर एक नरम मुद्रा है? देखिए जरा, बोलिए, फटाफट बोल दीजिए जल्दी से। हाँ जी, भारतीय यानी कि फॉरेक्स मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, जहां पर विदेशी मुद्राएं बिकती खरीदी जाती है। ठीक है, तो नरम मुद्रा का मतलब है इजीली अवेलेबल। ठीक है, नरम, सॉफ्ट करेंसी। तो बताओ, इंडिया की फॉरेक्स मार्केट में रुपया आसानी से उपलब्ध होगा ना, डॉलर में कठिनाई होगी कि नहीं होगी? तो डॉलर कहां से हो गया, डॉलर नहीं हो गया, भारतीय रुपया ही हमारी विदेशी बाजार में आसानी से उपलब्ध होगा। तो भारतीय रुपया यहां पर होना चाहिए था विदेशी डॉलर की जगह पर, कि वो भारत के लिए सॉफ्ट करेंसी। दूसरा, विदेशी मुद्रा बाजार में आसानी से उपलब्ध होने वाली करेंसी डॉलर नहीं है बल्कि कौन सी है, भारतीय रुपया है। डॉलर तो बड़ी मुश्किल से आएगा, तो इसलिए भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले भारतीय बाजार में सॉफ्ट करेंसी है। ठीक है, ध्यान रखना, डॉलर इज नॉट सॉफ्ट इन इंडिया। ग्रेट, तो हमारा आंसर क्या हो गया, पहला, फर्स्ट। नेक्स्ट आई है हीटेड करेंसी। हीटेड
गरम मुद्रा, ठीक है। आइए, गरम मुद्रा, इन मुद्राओं को अंडर हैमरिंग के नाम से भी जाना जाता है। इन मुद्राओं को अंडर हैमरिंग के नाम से भी जाना जाता है। These currencies are known as under hammering. It is a term used in the forex market to denote the domestic currency which is under enough pressure of depreciation due to hard currency. कह रहे हैं हीटेड करेंसी का मतलब यह है, यह विदेशी मुद्रा बाजार में प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है जिसका प्रयोग घरेलू मुद्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है, जो कठोर मुद्रा के कारण मूल्य ह्रास के पर्याप्त दबाव में रहती है। इनका कहने का मतलब, अच्छा बताओ, कई बार आप खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि आपकी और उनके बीच बहुत ही हीटेड आर्गुमेंट हुआ है, बहुत ही ज्यादा दिमाग गर्म कर दिया था उस आदमी ने मेरा, ऐसे कहता। तो देखो, गरम यहां पर क्या कर रहा है, गरम मुद्रा क्या है, इसका मतलब एक मुद्रा है जो दूसरी मुद्रा के कारण गर्म हो रही है, दूसरी मुद्रा के प्रेशर के कारण उसकी इज्जत कम हो रही है, एक उसकी वैल्यू कम हो रही है। आपने लगातार सुना होगा कि रिसेंट टाइम में इंडियन रुपया जो है वो बहुत ही ज्यादा डेप्रिशिएट कर गया, यानी कि उसमें मूल्य ह्रास, उसकी वैल्यू कम हो गई। लेकिन वो वैल्यू कम किसके कंपैरिजन में हुई, डॉलर की तुलना में। बोलो, तो जो डॉलर की तुलना में रुपया की वैल्यू कम होती है, तो रुपया यहां पर हीटेड करेंसी है, गर्म कर दिया रुपए को इसने। बात समझ में आ रही है मेरी, कि रुपया यहां पर क्या है, हीटेड करेंसी है, रुपए को डॉलर ने गर्म कर दिया। अदरवाइज तो अगर मान लो, आप खुद से सोचो, डॉलर होता ही ना तो रुपए की कोई इज्जत कम होती, रुपए की इज्जत या रुपए की डेप्रिसिएशन या वैल्यू इसलिए कम लग रही है क्योंकि डॉलर है। डॉलर के कंपैरिजन में तो हम देखते हैं कि रुपया की वैल्यू कम हो रही है। तो रुपया एक सॉफ्ट करेंसी है ना, और डॉलर एक हार्ड करेंसी है, और डॉलर के प्रेशर में रुपया कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये अंडर हीट है। कैसे है, अंडर हीट। भारतीय रुपया कैसे है, अंडर हीट, ठीक है। अब यही चीज अगर मैं ऐसे भी कह दूं कि क्या डॉलर और पाकिस्तानी रुपया, यस, डॉलर पाकिस्तानी रुपए को भी गर्म कर देगा, डॉलर येन को भी गर्म कर देगा, युआन को भी गर्म कर देगा। बात समझ में आ रही है आपको मेरी, कि डॉलर ऐसी करेंसी है जो ऐसा कर सकती है। तो गर्म मुद्राओं का मतलब है वो मुद्राएं जो अंडर हैमरिंग होती, अंडर हीट होती, सही है। ये विदेशी बाजारों में प्रयुक्त होता है, और कठोर मुद्रा के कारण ये जो वैल्यू कम होती है मुद्रा की, वो यहां पर दर्शाने का काम किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर मनी, डियर करेंसी, डियर करेंसी, महंगी मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों की तरफ विचार कीजिए। महंगी मुद्रा, देखिए महंगी क्या है, जनता से सरकार की ओर मुद्रा के प्रवाह को महंगी मुद्रा के रूप में जाना जाता है। जनता से सरकार की ओर मुद्रा के प्रवाह को महंगी मुद्रा के रूप में जाना जाता है। इट मींस अ पीरियड ऑफ कंपैरेटिवली हायर रेट इंटरेस्ट रेजिम। इसका अर्थ है जब उच्च ब्याज दर की व्यवस्था हो, यानी कि जब उच्च ब्याज दर चल रही होती है उस समय महंगी मुद्रा होती है। इट इज अपोजिट टू चीप करेंसी, या सस्ती मुद्रा के विपरीत होता है। तो इसमें कोई ऐसी खास समझने वाली बात तो है नहीं, हमको लग रहा सब आपको पता ही है ना। अब जरा देखो, सेवेंथ का क्या होना चाहिए, डी। देखिए, जब मैं महंगी मुद्रा कहता हूं, जरा याद करो, महंगी मुद्रा कहता हूं तो डियर मनी का मतलब क्या है। कहते हैं जब कभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो होगा डियर मनी, और डियर मनी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण होता है, जरा सोच कर देखिए,
डियर मनी इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के कारण अगर होता है तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है और गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो पब्लिक के पास जो पैसा है, पब्लिक अपना पैसा गवर्नमेंट को दे देगी कि नहीं? बोलो। और जब पैसा अपने पास अब गवर्नमेंट को दे देगी तो मार्केट की लिक्विडिटी क्या होगी? इससे बाजार की तरलता कम हो जाएगी। ठीक है जी, तरलता कम हो जाएगी और पैसा बहुत ही डियर हो जाएगा। यानी कि यहां पर आप देखने को मिलेगा कि मार्केट के अंदर पैसा कम हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप देखेंगे। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर ऐसा होता है और जब पैसा लोगों के पास कम बचेगा तो पैसा उनका डियर हो जाएगा, है ना कि बहुत प्रिय। तो ये देखो, ये भी सही बात लिखी यहाँ पर कि जनता से सरकार की ओर मुद्रा जाती है डियर मनी में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उस समय बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, देख दूसरा, तुलनात्मक रूप से ब्याज दर ज्यादा होती है। यहां पर स्टेटमेंट ठीक है और सस्ती मुद्रा के ये अपोजिट है, ये भी ठीक है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सारे लोग सही आंसर दे दिए फटाफट। क्या करेक्ट होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेलीकॉप्टर मनी। देखिए, हेलीकॉप्टर मनी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हेलीकॉप्टर करेंसी। हेलीकॉप्टर मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, इसमें देश का केंद्रीय बैंक मुद्रा नोट छापता है और उसे लोगों में मुफ्त में वितरित करता है। दिस इन्वॉल्व्स द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री प्रिंटिंग करेंसी नोट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। सेकंड, यह अर्थशास्त्री जे.एम. कीन्स द्वारा प्रस्तुत किया गया एक काल्पनिक अवधारणा है। इट इज अ हाइपोथेटिकल concept put forward by the economist J.M. Keynes. J.M. Keynes. ठीक है, बताओ जरा फटाफट आंसर करिए। 8 का बी होना चाहिए। अच्छा जी, ओके ओके। पहली चीज जो आप दे रहे हैं आंसर, उसको भी समझना है और ये कॉन्सेप्ट क्यों है ये भी आप समझ लीजिए। देखिए जरा, देखो बच्चों, हमने अक्सर देखा है, जैसे मान लीजिए कई बार ना, पिछले दिनों हमने देखा पेंडेमिक में, है ना, जब महामारी थी पूरी दुनिया में, तो क्या देखा? मार्केट के अंदर लिक्विडिटी क्राइसिस, याद है आपको? तरलता का बहुत तेजी से अभाव, लोगों के बिजनेस बंद हो गए, लोग काम पे नहीं गए, लोगों की दुकानें बंद हो गई, तो मार्केट में पैसा बचा नहीं। मार्केट में पैसा नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगी, है ना, और धीरे धीरे करके बिजनेस बंद हो जाएंगे, लोग भुखमरी में चले जाएंगे, इकोनॉमिक स्लोडाउन, रिसेशन, ये सब आ जाएगा। तो एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है मिल्टन, ठीक है, फ्रेडमैन। और मिल्टन फ्रेडमैन की अगर मैं बात करूं तो मिल्टन फ्रेडमैन ने यह कहा कि हेलीकॉप्टर मनी एक सिचुएशन हो सकती है जहां पर मनी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करिए, यानी कि फ्री में दे दो मनी, और इससे मनी की सप्लाई को बढ़ाइए, जिससे उस इकोनॉमी में डिमांड बढ़े और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में ग्रोथ आने लगे।
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि हेलीकॉप्टर मनी के अंदर करेंसी को प्रिंट किया जाता है और लोगों में फ्री में बांट दिया जाता है, जिससे कि लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं, और लोग जब ज्यादा खरीदारी करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी और चीजें धीरे धीरे करके सुधरने लग जाएंगी। हालांकि दिस कॉन्सेप्ट वाज नॉट गिवन बाय द जेएम कीन्स। जेएम कीन्स ने नहीं, बल्कि मिल्टन फ्रेडमैन ने यह कॉन्सेप्ट दिया। पेंडेमिक में हमारे देश में भी लिक्विडिटी क्राइसिस हुई, तो कई लोगों ने, कई इकोनॉमिस्ट ने कहा कि गवर्नमेंट यहां पर हेलीकॉप्टर मनी का यूज करके डिमांड को बढ़ा सकती है। ठीक है जी, तो चलिए, उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया सभी बच्चों का। आइए, केंद्रीय बैंक मुद्रा नोट छापता है और लोगों में मुफ्त में वितरित करता है। स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? सही। जेएम कीन्स की जगह नाम लिख लेंगे मिल्टन दादा का, मिल्टन फ्रेडमैन नाम है इनका। ठीक है जी, उन्होंने इसे प्रिंट किया और उन्होंने इसे दिया, तो केवल एक सही होना चाहिए। इज दिस क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी बच्चे एकदम लाइन से बता दें। ऑल सेट? ठीक। भारत में कागजी मुद्रा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पेपर करेंसी, बहुत ही बेसिक बेसिक सवाल है। पेपर करेंसी, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेपर करेंसी इन इंडिया। प्रथम कागजी नोट 18वीं शताब्दी में लिखा है, यहां पर 18th, जनरल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया था। और भारत में जारी की गई पहली कागजी मुद्रा 1 रुपए के नोट की थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेपर करेंसी इन इंडिया। द फर्स्ट पेपर नोट्स वर इशूड बाय जनरल बैंक ऑफ इंडिया इन 18th century. The first paper currency issued in India was the 1 rupees note. ठीक है, देखिए जरा क्या है ये, सही है या गलत है? देखेंगे जरा क्या है ये। सी लिख दिया प्रियंका ने, ओके। अच्छा जी, चलो जी, मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो आपका फर्स्ट पेपर करेंसी है उसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने जारी किया था, और इसे भारत में खोला गया, हम पहला बैंक भी कह सकते हैं, शायद 1670 में खोला गया। एंड फॉलोड बाय प्रेसिडेंसी बैंक। भारत में फिर प्रेसिडेंसी बैंकों ने भी नोट छापे, प्रेसिडेंसी बैंकों ने भी नोट छापे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, तथ्यात्मक, कि 1 रुपए का नोट पहली बार प्रिंट किया गया था। सबसे पहले 1 ही रुपए का नोट प्रिंट किया। तो यहां पर, अच्छा, उस समय जब कागज का नोट प्रिंट किया गया तो ये नोट जहां जहां चलता था उसे हम करेंसी सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? करेंसी सर्कल। ठीक है, आओ जरा हम इस पर और थोड़ी चर्चा करें, कागज के नोट पर। ठीक है, पेपर करेंसी, ध्यान रखिए, लिख लेंगे कागजी नोट। कागजी नोट जो है एट प्रेजेंट, आपको अब देखिए, फर्स्ट टाइम क्या हुआ? फर्स्ट टाइम बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने जारी की है। ये एक प्राइवेटली ओन्ड थी, लेकिन भारतीयों ने नहीं खोली, विदेशियों ने खोली। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, फर्स्ट टाइम, पहली बार 1 रुपी नोट इशू किया गया, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसके अतिरिक्त उस समय जहां पर, क्योंकि सारी जगह तो कागज के नोट स्वीकार किए नहीं जाते होंगे, क्योंकि पहले ही कुछ ही, कोई कोई एक्सेप्ट करता होगा, कोई कोई नहीं करता होगा। जहां इन नोटों को
स्वीकार किया जाता है, ठीक है, जाता है, उन्हें किया जाता था, अब तो पूरे भारत में स्वीकार किया जाता है, उन्हें करेंसी सर्कल कहा जाता था, ठीक है, क्या कहा जाता था, करेंसी सर्कल। और बातें ध्यान दीजिए, अब वर्तमान में यानी कि इन प्रेजेंट आपका जो ये नोट है इसे लीगल टेंडर कहा जाता है, वैधानिक मुद्रा कहते हैं इसको, ठीक है, इसे इशू किया जाता है, इशूड बाय आरबीआई। लेकिन आरबीआई के पास कौन सा कानून है, आरबीआई एक्ट 1934, उस कानून के तहत इसे ये जारी करता है। वर्तमान में हम देखते हैं 2 रुपए का नोट 2, 5, 10, 20, 100, 200, 500 ऐसे डिनोमिनेशन में जारी किया जाता है। पहले भी 2000 भी था, लेकिन 1000 भी था, अब वो सब जारी नहीं किए जाते, तो 2 रुपए से। लेकिन पहले ये जो 1 रुपए का नोट था ना, अब 1 रुपए का नोट आरबीआई जारी नहीं करता, 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है, जो अब बहुत ना के बराबर आते हैं, और सिक्के भी वित्त मंत्रालय ही जारी करता है, सिक्के भी, ठीक है। तो ये सारी बातें अपन याद रखेंगे। कोई दिक्कत है यहां पर किसी को, जल्दी से बताइए। ऑल सेट है मामला, ऑल सेट, आ जाइए, देखिए जरा। पहला कागज का नोट, जनरल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कागज का नोट 1 रुपए का था, यस, तो हमारा बी आंसर इज करेक्ट, बी इसका सही जवाब हो जाए। फिर देखते हैं, अच्छा, देश का वह भाग जहां भारतीय सरकार के कागजी नोट वैध मुद्रा थे, ठीक है, कहते द पार्ट ऑफ करेंसी वेयर द नोट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वाज अ लीगल टेंडर, मुद्रा बिंदु, मुद्रा क्षेत्र, मुद्रा मंडल, करेंसी पॉइंट, करेंसी एरिया, करेंसी सर्कल, जल्दी बताओ भाई। हाँ जी, ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए 10 में का, बी, करेंसी एरिया नहीं, करेंसी बताया तो, करेंसी सर्कल, भूल गए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब यहां पर पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लिमिटेड लीगल टेंडर, this is a form of money which can be paid in discharge of debt up to a certain limit। कहते हैं सीमित वैधानिक मुद्रा, यह मुद्रा का एक रूप है जिसमें भुगतान एक निश्चित सीमा तक ऋण के भुगतान के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, अनलिमिटेड लीगल टेंडर, in this form of money which can be paid in discharge of debt of any amount, इस प्रकार का एक मुद्रा किसी भी राशि के ऋण के रूप में दिया जा सकता है। तो इसका मतलब है कितना भी दे सकते हो। जरा देख लीजिए क्या है ये फटाफट, हाँ जी, जल्दी से देखो भाई, मैंने आपसे क्या बताया था, लीगल टेंडर, अब यहां पर कॉन्सेप्ट आ गया लिमिटेड, है ना, और एक आ गया अनलिमिटेड। अब खुद से बताओ, लिमिटेड का मतलब दे तो सकते हैं लेकिन बहुत नहीं दे सकते, सिक्के, अब किसी को 1 लाख रुपए के सिक्के थोड़ी ना दे सकते, है कि नहीं। अनलिमिटेड मतलब कागज के नोट, कागज के नोट किसी को कितने भी दो, बहुत आसान हो जाएगा उसके लिए, है ना। तो अब आप देख लो क्या सही होना चाहिए, तो 11वें का सी मस्ट बी करेक्ट, यस, बिकॉज सी इज ऑलवेज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कॉइन्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर, पेपर नोट्स एंड करेंसीज आर लिमिटेड लीगल टेंडर इन इंडिया। भारत में सिक्के जो हैं उन्हें इन्होंने कहा कि अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, और भारत में जो पेपर करेंसी है वो लिमिटेड लीगल टेंडर है। आंसर करिए फटाफट, जल्दी से आंसर दीजिए। 12वें का, हाँ जी, 12वें का क्या होना चाहिए? भारत में सिक्के असीमित नहीं, सिक्के तो लिमिटेड है ना, कि किसी को एक लिमिट मात्रा में दे सकता है। भारत में कागजी नोट अनलिमिटेड है, वो तो कितने भी दो, 100 500 के नोट कितने भी दे दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो 1 और 2 दोनों गलत है ना, एक सही ना दो सही। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी यह वित्तीय लेन देन करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक कार्यों का उपयोग करता है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफिक कार्यों का उपयोग करता है। इट यूजेस cryptographically function to conduct the financial transaction। ठीक है। सेकंड, यह विकेंद्रीकरण, पारदर्शिता और अपरिवर्तनीय हासिल करने के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है। तो यह ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित है। डिसेंट्रलाइज्ड होने के लिए इसका नियंत्रण किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा होता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय एनी सेंट्रल अथॉरिटी। देखेंगे, ठीक है। चलो, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, तो आप क्या कहोगे कि क्रिप्टो जो है इंटरनेट बेस्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि ऐसा पैसा जो इंटरनेट पर आधारित है। ठीक है, तो बिल्कुल इंटरनेट पर आधारित है, इसीलिए वो क्रिप्टोग्राफिक कार्य का उपयोग करके लेन देन करता है। फिजिकल होता तो हाथ से देते, है ना, तो भाई उसको देने के लिए कोई तो तकनीकी चाहिए, तो क्रिप्टोग्राफिकली फंक्शन करता है ये। यस, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे पैसा हमारे पास है तो वो पैसा सेफ रहना चाहिए ना, कहीं लॉकर में, पॉकेट में, वॉलेट में रखते हैं। उसी तरीके से ये पैसा जो है इसे भी सेफ रखने के लिए ब्लॉकचेन तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर कहते हैं या किसी भी केंद्र के कंट्रोल में नहीं है ये मुद्रा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप बिटकॉइन का इस्तेमाल करिए, तो बिटकॉइन किसी के द्वारा ओन नहीं है। ठीक है, तो बिटकॉइन के बारे में ये ध्यान रखना कि थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब जैसे यहीं पर अगर मैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी लिख देता, तो ई रूपी तो एक सेंट्रल कंट्रोल्ड करेंसी है ना। तो 2, 1 और 2 इज करेक्ट आंसर, 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिटकॉइन। बिटकॉइन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मुद्रा है जो पीयर टू पीयर आधार काम करती है, पर्सन टू पर्सन। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा जो मैं किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेज सकता हूं, या प्रत्येक लेन देन का गैर प्रतिष्ठित रिकॉर्ड करती है। मतलब मैंने इनको भेज दिया, फिर अब ये आगे भेजेंगे, तो अब आगे भेजने वाले को ये नहीं पता होगा कि कहां से आया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, है ना। ये बात ये कह रहे हैं। यह मुद्रित मुद्रा नहीं है, इसे प्रिंट नहीं किया जाता। जल्दी बताइए, प्रिंट नहीं किया जाता। आंसर करिए जल्दी से। प्रिंट नहीं, बिटकॉइन प्रिंट नहीं किया जाता। फोर्टीन्थ का प्रियंका ने कहा डी। ओके, यस, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मुद्रा है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भेजी जा सकती है उसके बिटकॉइन एड्रेस पर, है ना, और इसका कोई खास ऐसा रिकॉर्ड बनता नहीं है। तो आसान है, 1, 2 और 3 डिजिटल है मुद्रा है, तो इसे प्रिंट करने की कोई जरूरत नहीं है, या प्रिंट होती नहीं है ये। आइए, बिटकॉइन समटाइम सीन इन द न्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कभी कभी समाज
बिटकॉइन के संबंध में देखेंगे, बिटकॉइन पर देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा नजर रखी जाती है। बिटकॉइन पते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन पते वाले किसी अन्य व्यक्ति से बिटकॉइन भेज और प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन भुगतान किसी भी पक्ष को दूसरे की पहचान बताए बिना भी किया जा सकता है। तो देखो भाई, आपको ध्यान रखना है कि बिटकॉइन का कोई भी संबंध किसी भी देश की सेंट्रल बैंक के द्वारा नहीं है, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन है। तो ये तो संभव नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा ट्रैक करना इनके लिए, ठीक है। तो इनके कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक। अब बिटकॉइन एक व्यक्ति से, जिसे मान लो ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति है, तो दोनों के पास एक बिटकॉइन के वॉलेट होंगे और उनका एक प्रॉपर एड्रेस होगा। जैसे अकाउंट होता है, हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजते हैं, तो वो उस एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर पैसा वॉलेट टू वॉलेट भेजेंगे। इसके लिए आपको अपना नाम, डिटेल ये सब देने की जरूरत नहीं, बस बिटकॉइन एड्रेस दे दो, उसी से ट्रांसफर होता है। तो 2 और 3 दोनों करेक्ट हैं, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है जी। बी हमारा सही जवाब हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट। ब्लॉकचेन तकनीकी के बारे में स्टेटमेंट पूछा हुआ है। देखिए, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो ब्लॉकों की एक श्रृंखला बनाती है, जिसमें सार्वजनिक डेटाबेस को संग्रहित डिजिटल जानकारी होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दैट लीड्स टू अ चेन ऑफ ब्लॉक containing the digital information stored in public database। ब्लॉकचेन में 3 महत्वपूर्ण अवधारणाएं सम्मिलित हैं। ब्लॉक, नोड्स एंड माइनर्स। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से है केंद्रीकरण। One of the most important concept of the blockchain technology is centralized। अब अगर आपको इसको समझना है, तो समझने के लिए यहां पर हम इसमें जा सकते हैं। जैसे ब्लॉकचेन में यहां से दिखाता हूं आपको, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आओ जरा, एक आपको बस ऐसे ही हम ग्राफिकली समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको अंदाजा थोड़ा सा हो जाए, बाकी अभी के लिए हमारे लिए पर्याप्त है। देखो जी, हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जैसे आप एक कॉइन किसी दूसरे पर्सन को भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो ब्लॉकचेन तकनीकी का काम क्या है कि समवन रिक्वेस्ट फॉर द ट्रांजैक्शन, कोई व्यक्ति किसी को ट्रांजैक्शन करना चाहता है, ठीक है। द रिक्वेस्टेड ट्रांजैक्शन इज ब्रॉडकास्टेड टू, कई सारे कंप्यूटर्स को ये यहां पर जोड़ लेता है। इस तरीके से कई कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए, ठीक है। और ये जो कंप्यूटर्स हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, इनको हम नोड्स कहते हैं, ठीक है। अब इन कंप्यूटर्स के आपस में जुड़े होने के कारण, ध्यान रखना, जुड़े होने के कारण ये सारे कंप्यूटर से डेटा कलेक्ट करता है और उनसे फिर वैलिडेशन मांगता है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ नोड्स validates the transaction under the user status using known as algorithm। तो मतलब किसी ने एक कॉइन भेजने की रिक्वेस्ट करी, तो जो इसमें हजारों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है नेटवर्किंग सिस्टम से, वो सारे आपस में इस बात का वैलिडेशन करने लगे कि हाँ इसे भेजना है, ठीक है। और जैसे इनकी तरफ से अप्रूवल आएगा तो वेरिफिकेशन ट्रांजैक्शन होगी, यानी कि सारे कंप्यूटर्स इसे ओके करेंगे। देख पा रहे हैं आप, हर जगह से इसे ओके किया गया। तो इसका मतलब किसी एक कंप्यूटर से नहीं चल रहा, ये डिसेंट्रलाइज्ड। कैसा है ये? डिसेंट्रलाइज्ड। अब मान लो किसी ने ये कंप्यूटर हैक भी कर लिया या ये नेटवर्क हैक भी कर लिया, तो उसे इसका अप्रूवल, यानी कि अगर कोई इसे चोरी भी करना चाहे
तो उसे ये सारे कंप्यूटर हैक करने पड़े। अगर किसी एक कंप्यूटर में होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां तो हजारों कंप्यूटर में, तो इसे हैक करना मुश्किल है। जैसे ये सारे ओके करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन फिर यहां से ये वेरीफाई होता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये काम करता है। एक बार वेरीफाई होगा तो इसके बाद ये धीरे धीरे करके फिर उसको ट्रांजैक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि पैसा भेज दिया जाएगा। तो आपको लॉजिक समझ में आया कि ब्लॉकचेन तकनीकी एक चेन प्रक्रिया, श्रृंखला प्रक्रिया से जुड़ी हुई है, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें हैकिंग और ये सब चीजें बहुत पॉसिबल नहीं होगी। अभी के लिए सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, आइए, क्या देखा कि क्या ये केंद्रीकरण पर है, सेंट्रलाइजेशन सिस्टम पर है? तो आप कहेंगे नहीं, ये डिसेंट्रलाइज्ड। कैसा है ये? डिसेंट्रलाइज्ड। ये गलत हो गया। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी एक ऐसी तकनीकी है जिसमें श्रृंखला बनाती है। स्टेटमेंट ठीक है। ब्लॉकचेन तकनीकी ब्लॉक, नोड्स और माइनर्स पर चलती है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और हम जाएंगे 1 and 2 के साथ, हम जाएंगे 1 and 2 के साथ। तो हमारा सी आंसर यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो फालतू, ये आ जाओ, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Which of the following statement are correct? Yeah, statements are which of the consider the following statement. Both cryptocurrency and digital currency are centralized. Both digital currency and cryptocurrency are centralized. Both cryptocurrency and digital currency are transparent. Transparent. देखेंगे, हाँ जी। तो आपको ध्यान रखना कि क्रिप्टो करेंसी जरूरी नहीं है कि वो सेंट्रलाइज हो, है ना? ये सेंट्रलाइज नहीं होती, लेकिन डिजिटल करेंसी सेंट्रलाइज हो सकती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। क्रिप्टो करेंसी हो सकता है ट्रांसपेरेंट ना हो, डिजिटल करेंसी ट्रांसपेरेंट होगी। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। वो नहीं, 1 and 2 दोनों गलत हो गए, तो डी इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन पीछे छूट गया, उसको भी देख लीजिए। ब्लॉकचेन तकनीकी आपको क्या उपलब्ध कराती है? इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी मतलब अपरिवर्तनीयता, मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं, नो ऑल्टर, कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं। ट्रांसपेरेंसी, हाई अवेलेबिलिटी, हाई सिक्योरिटी। दीजिए आंसर इसका, आंसर कर दीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बताइए। दे आंसर। तो बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ट्रांसपेरेंसी है, हाई अवेलेबिलिटी है, हाई सिक्योरिटी है। तो डी इज करेक्ट आंसर, ऑल गुड। तो यस, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। आज की कक्षा यहीं तक, कल फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही क्लास से जुड़ते रहिए और अपना नॉलेज या ज्ञान कोष बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू टुमारो। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।